अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आदाब, खुश आमदीद। सुबह के 8:40 होने को आए हैं और मैं सलाम जे के प्रोग्राम लेकर साहिल अमीन आपकी खिदमत में हाजिर हूं और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरे साथी ज़ोहर लोलाबी। आज के प्रोग्राम में जहां देश दुनिया की खबरों पर हमारी नज़र रहेगी, वहीं पर जम्मू कश्मीर के खबरों पर भी ख़ास नज़र रहेगी। और जम्मू कश्मीर में नई सरकार और नई सरकार के सामने काफ़ी सारे मुद्दे और काफ़ी सारे मुद्दों पर सरकार हतमी फैसला आने वाले दिनों में सुनाएगी। और जम्मू कश्मीर में तकरीबन 10 साल के बाद असेंबली का सेशन होगा, उस पर भी बात होगी, तज्जिया होगा, तबसरा होगा और भी मामलात हैं जिन पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ कुछ मेहमान भी आज के प्रोग्राम में रहेंगे और प्रोग्राम का एक खास हिस्सा जो कि हमारे व्यूअर्स के नाम रहता है और व्यूअर्स उस दरमियान हमें कॉल करके अपने अपने इलाके के मसाइल भी उजागर करते हैं। ठीक 9:30 बजे हमारी लाइन जो है वो शुरू होगी और उस पर आप कॉल करके अपने अपने इलाके के मसाइल भी उजागर कर सकते हैं। लेकिन प्रोग्राम जो की शुरुआत जो है वो तयशुदा फॉर्मेट के मुताबिक होगी और तयशुदा फॉर्मेट में ये है कि तारीख पर हमारी पहली नज़र रहती है और आज के दिन की अहमियत तारीख में क्या कुछ है, ज़ोहर लोलाबी मेरे साथ है, वो आपको बताएंगे। बहुत शुक्रिया अमीन। तो नाज़रीन, प्रोग्राम की शुरुआत ताई फॉर्मेट के हिसाब से हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे कि माजी में आज के दिन की क्या अहमियत है, कौमी और बैन अक़वामी सतह की चंद अहम वाक़ात है वो एक एक करके आपके सामने रखेंगे। और आपको बता दें कि आज बुधवार का दिन है, 23 अक्टूबर है साल 2024। लेकिन माजी में आज के दिन क्या कुछ हुआ है वो एक एक करके आपके सामने आ रहा है। और आपको बता दें कि आज के दिन 1943 में आज़ादी से चंद बरस कबल सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का झांसी की रानी ब्रिगेड तश्कील दिया था। सुभाष चंद्र बोस जिसे नेताजी भी कहा जाता है, आज के दिन उन्होंने ये ब्रिगेड तश्कील दिया था। 1764 में आज के दिन मीर कासिम की बक्सर की लड़ाई में शिकस्त हुई थी। 1850 में 23 अक्टूबर को आज के दिन खवातीन के हुकूक से मुतल्लिक पहली बार अमेरिका में नेशनल वुमेन राइट कन्वोकेशन शुरू हुआ और इसमें खवातीन के हुकूक के हवाले से बात हुई थी, उस पर जोर दिया गया था। फिर 1911 में तुर्की इटली जंग के दौरान दुनिया में पहली मर्तबा हवाई जहाज का इस्तेमाल हुआ। इससे पहले जंग में कभी नहीं हुआ था और पहली बार 1911 में हवाई जहाज का इस्तेमाल भी जंग में हुआ। 1915 में आज के दिन न्यूयॉर्क में वोट के हक के लिए 30,000 खवातीन ने जुलूस निकाला। इससे पहले खवातीन को वोट डालने का हक नहीं था, लेकिन ये मुहिम छिड़ी और 30,000 खवातीन ने बड़ा जुलूस निकाला और ताकि उन्हें वोट का हक मिले। 1910 में ब्लानिश स्कॉट अमेरिका में तनहा हवाई जहाज उड़ाने वाली पहली खातून बन गई। ये कारनामा उन्होंने आज के दिन अंजाम दिया था। 1946 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली की न्यूयॉर्क में पहली मीटिंग हुई, पहला इजलास आज के दिन मुनक्कद हुआ था। 1978 में चीन और जापान ने 4 दहाइयों से जारी दुश्मनी को बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म किया और आज दोनों मुल्कों के दरमियान अमन मुआहिदा तय पाया गया। 1989 में आज के दिन हंगरी सोवियत यूनियन से 33 बरसों बाद आज़ाद होकर एक आज़ाद जमहूरिया बना। हंगरी जो सोवियत यूनियन का हिस्सा था, ताहम आज के दिन वो अलग होकर और 33 बरसों बाद वो एक आज़ाद मुल्क बना। ये चंद अहम वाक़ात थे माजी में आज के दिन के हवाले से। लेकिन बात अब आज के दिन की करेंगे क्योंकि आज सबकी नज़रें ब्रिक्स इजलास पर है और आपको बता दें कि रूस की कज़ान में ये ब्रिक्स इजलास जारी है। और आज का दिन इसलिए अहम है क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और चीन के सदर के दरमियान आज मुलाकात होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और अहम पेशरफ्त कि आज ब्रिक्स सरबराही इजलास में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और चीन के सदर शी जिनपिंग के दरमियान आज मुलाकात होगी। और इससे पहले आपको बता दें कि रूस और ईरान के सदूर से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो चुकी है और ईरान के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ईरान के सदर को हिंदुस्तान आने की दावत दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जहां पर ये इजलास ब्रिक्स का इजलास जारी है, वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और चीन के सदर के दरमियान आज मुलाकात होनी है। और इस मुलाकात पर सबकी नज़रें हैं क्योंकि ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में हो रही है जब सरहद पर, खासकर जो मशरकी लद्दाख सरहद पर जो तातुल था दोनों मुल्कों के दरमियान, वो ख़त्म करने की बात चल रही है। दोनों मुल्कों ने फ़ौजों को वहाँ से वापस बुलाया है और एक दूसरे की हदूद में दाखिल ना होने पर दोनों मुल्क रजामंद हुए हैं। और ऐसे वक्त में ये दोनों मुल्कों के दरमियान एक अहम
पेशरफ्त हुई है। और आपको बता दें कि ब्रिक्स का 16वां सरबराही इजलास रूस के शहर कजान में जारी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस इजलास में शरीक हुए और रात देर गए वज़ीर-ए-आज़म मोदी और रूसी पुतिन के दरमियान मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने पुतिन को अगले सालाना सरबराही इजलास में शिरकत की दावत दी। बिल्कुल, शहर काजान की अगर हम बात करेंगे तो रूस के काजान शहर में ये जो इजलास 16वां इजलास ब्रिक्स का हो रहा है, इसमें तमाम मेंबरान मुल्क के सरबराहान जो है वो मौजूद है। लेकिन भारत की अगर हम बात करेंगे तो भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जहां पुतिन से कल ही मुलाकात की और मुलाकात के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान रिश्ते मजबूत करने और इन रिश्तों को मजीद बेहतर बनाने के हवाले से बात की गई। लेकिन उसके साथ साथ सबकी नज़रें चीन और भारत पर इसलिए है क्योंकि साल 2020 में हमने देखा गलवान वादी में जब चीन और भारत के फौजी आपस में भिड़ गए और तसादुम हुआ और उसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान जो रिश्ते हैं वो काफ़ी नाजुक थे और LAC पर कशीदगी जो है वो बरकरार थी और बढ़ती जा रही थी। लेकिन चंद रोज कबल ही भारत की जानिब से इस बात का इशारा दिया गया कि LAC तनाज़े को लेकर दोनों मुल्कों के दरमियान जो मफाहमत हुई है और अब LAC पर कशीदगी नहीं बल्कि पुरअमन माहौल दोनों मुल्कों की जानिब से देखा जा सकता है। और उसके साथ ही आज चीन के सदर के साथ वज़ीर आज़म की मुलाकात जो यह है वो इस ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस में सबसे अहम होगी क्योंकि साउथ एशिया के लिए दोनों मुल्क जो है वो काफ़ी अहमियत रखते हैं, दोनों जो है पावर रखते हैं दोनों मुल्क, चाहे चीन और भारत की जब हम बात करते हैं और जब इन दोनों के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात हो सकते हैं तो खत्ते में अमन की जो राह है वो हमवार हो सकती है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इस दौरे की बात करेंगे तो और भी मामलात है जो तमाम मुल्कों के साथ भारत उठाएगा और आपसी रिश्तों को बेहतर तरीके से आगे ले जाने की बात भी की जाएगी। और उसके साथ साथ जिस तरीके से ज़हूर ने पहले ही बताया कि पुतिन को दावत दी गई है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से, इससे ये साफ जाहिर हो रहा है रूस और भारत के रिश्ते जो है वो पहले से कई ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होते जा रहे हैं। बिल्कुल, ये इजलास फिलहाल जारी है और आपको बता दें कि काजान में इजलास चल रहा है और इजलास के मौका पर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्किस्तान उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इस दौरान जब दोनों सरबराहान के दरमियान मुलाकात हुई, ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान उस पर बातचीत हुई और अमन की ज़रूरत और तमाम फरीक़ों के साथ अच्छे ताल्लुकात की वजह से तनाज़ात को कम करने में हिंदुस्तान के किरदार पर भी जोर दिया गया। इसके साथ साथ व्लादिमीर पुतिन से भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो चुकी है और दो तरफा बातचीत में रूसी सदर ने कहा कि भारत के साथ हमारे रिश्ते जो है वो काफ़ी मजबूत है और काफ़ी अहमियत के हामिल है। सदर पुतिन ने कहा कि हम रूस और हिंदुस्तान के दरमियान जारी ताउन को काफ़ी अहम समझते हैं। दोनों ममालिक ब्रिक्स के असल रुकनी ममालिक है। रूस और हिंदुस्तान के दरमियान खुसूसी स्ट्रैटेजिक दारी है, ये रिश्ता बढ़ता रहेगा। इस हवाले से दोनों सरबराहान के दरमियान बातचीत हुई। लेकिन आज सबकी नज़रें इस अहम मीटिंग पर रहेगी जो आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान होगी और क्या इस मुलाकात के बाद भारत और चीन के दरमियान जो ताल्लुकात है वो आगे बढ़ पाएंगे, क्या इससे जो आगे का लाही अमल है वो तैयार होगा, जो तातुल अब ख़त्म अब कहीं ना कहीं दोस्ती की बात चल रही है वो आगे बढ़ेगी, उस पर सबकी नजरें रहें। बिल्कुल, ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस की बात हो रही थी और ये इजलास जो है जारी है और आज के दिन पर नज़र इसलिए रहेगी क्योंकि वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी और चीन के सदर के बीच आज अहम मुलाकात होगी और मुलाकात उस वक्त हो रही है जब दोनों मुल्कों की जानिब से LAC पर कशीदगी कम करने पर रजामंदी जाहिर की है और उसके बाद दोनों मुल्कों के सरबराहान इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं और इजलास के दौरान दोनों की मुलाकात होगी और दोनों के दरमियान रिश्तों को मजबूत करने की भी बात होगी और आगे के लाए अमल पर भी बात होगी। लेकिन इसके साथ साथ अब ज़रा जम्मू कश्मीर की भी बात करते हैं और जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो नई सरकार वजूद में आई, 10 साल के बाद असेंबली जो है वो दोबारा से अपना कामकाज शुरू करने जा रही है। अबूरी स्पीकर का इंतखाब अमल में लाया गया है लेकिन LG की जानिब से तलब किया गया है असेंबली का पहला इजलास जो होगा वो LG की जानिब से तलब किया गया है। जम्मू कश्मीर असेंबली का पहला इजलास
4 नवंबर से शुरू होगा। बिल्कुल, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अब जम्मू कश्मीर में बाज़ाब्ता तौर पर असेंबली ने कामकाज संभालना शुरू कर दिया है और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने असेंबली का पहला इजलास तलब किया है और 4 नवंबर की तारीख है जब असेंबली का पहला इजलास शुरू होगा। और ये इजलास जब शुरू होगा तो सबसे पहले जो स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा उनकी हलफबरदारी होगी। और ख़बर यह है कि अब्दुल रहीम रथर इस हवाले से मजबूत दावेदार है, मजबूत उम्मीदवार है कि जिनको असेंबली का स्पीकर बनाया जा सकता है। वहीं आपको याद होगा कि डिप्टी स्पीकर का ओहदा भारतीय जनता पार्टी को दिया जा सकता है और उस पर भी नजरें होंगी कि भारतीय जनता पार्टी से कौन एमएलए होगा जिसको ये ओहदा दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 4 नवंबर को ये अहम इजलास बुलाया है और इस इजलास पर सबकी नजरें होंगी कि पहली इजलास में कौन कौन से अहम मुद्दे होंगे जिन पर बातचीत होगी या जिन पर बहस होगी। बिल्कुल, असेंबली की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी अपोजिशन जमात जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। उनके मेंबरान से जब हमारी बात हुई, उनके ज़राए से जब हमारी बात हुई स्पीकर की तैनाती को लेकर, तो उनका मानना है कि उनके पास इतने मेंबरान नहीं हैं कि वो स्पीकर के दावेदारी के लिए असेंबली में अपना मौक़िफ़ पेश करें। लेकिन उसके साथ साथ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से उन्हें डिप्टी स्पीकर के लिए ऑफर किया गया है, उस पर पार्टी के अंदर तबादुल ख्याल हो रहा है, बातचीत हो रही है और आने वाले दिनों में उस हवाले से भी बात निकल कर सामने आएगी। क्या डिप्टी स्पीकर भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नाम होगा जो डिप्टी स्पीकर के ओहदा जो संभालेगा। लेकिन उसके साथ साथ जब असेंबली की हम बात करते हैं, जम्मू कश्मीर असेंबली ये उस वक्त 10 साल के बाद दोबारा कामकाज शुरू कर रही है जब जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा है, यानी फुल रियासत का दर्जा नहीं है। इसके कामकाज में भी बहुत सारा फर्क देखने को मिल सकता है। लेकिन इस बीच जब हम सरकार की बात करते हैं तो सरकार के सामने बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, बहुत सारे मामलात भी हैं जिनको असेंबली तक लाना बहुत ज़रूरी है। और इस बीच ये भी देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से रिवायती अंदाज में हमने देखा था गुज़श्ता बरसों के दौरान जब जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली हुआ करती थी तो शोर शराबे की नज़र ज़्यादातर असेंबली का वक्त जो है वो गुजर जाता था। क्या अब की बार जो मेंबरान असेंबली मुख्तलिफ हल्के इंतखाबात से जीत कर आए हैं वो असेंबली में हंगामा करने को ज़्यादा तरजीह देंगे या फिर अपने अपने इलाके के मसाइल वो यहाँ पर उजागर करेंगे और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि इन मसाइल को हल किया जा सके, ताकि जो वादे लोगों के साथ किए गए हैं उन वादों को यहाँ पर पूरा किया जा सकेगा। इस सब की नज़र जो है वो 4 नवंबर पर रहेगी, क्योंकि 4 नवंबर 10:30 बजे पहले स्पीकर का इंतखाब जो है वो अमल में लाया जाएगा और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर जिस तरीके से LG के दफ्तर से हमें तफसीलात मौसूल हुई है कि 11:30 के करीब जो है असेंबली का पहला सेशन जो है वो यहाँ पर शुरू होगा। असेंबली की बात हो रही थी तो असेंबली के हवाले से हमने आप तक तफसीलात पहुँचाए। लेकिन जम्मू कश्मीर में नई सरकार के बनते ही बहुत सारे काबीना फैसले भी सामने आए और काबीना के इजलास के साथ साथ मुख्तलिफ महकमात जात का जायज़ा भी वज़ीर-ए-आज़म खुद ले रहे हैं और जिन वज़ीरों को ये अहकामात भी दिए गए हैं कि अपने अपने महकमा जात की वो जायज़ा मीटिंग ले और किस तरीके से इन महकमों को कामकाज को मज़ीद बेहतर किया जा सके उस पर गौर किया जाए, उस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से तिजारती वक्फे के लिए।
ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है प्रोग्राम सलाम जेके में। और सलाम जेके प्रोग्राम में जहां हम असेंबली की बात कर रहे थे, वहीं पर नई सरकार की भी बात करते हैं और काबीना इजलास के हवाले से भी हम बात करेंगे। और जिस तरीके से काबीना वजीर की जानिब से मीटिंगों का सिलसिला पिछले 2-3 दिन से लगातार जारी है, वहीं पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में भी मुख्तलिफ महकमों का जायजा लिया जा रहा है और मुख्तलिफ महकमों के साथ बातचीत हो रही है। और कल पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की एक अहम मीटिंग हुई। मीटिंग में क्या कुछ रहा, ज़रूर आपको बताएं। बिल्कुल, ये आपको बता दें कि मौसम सरमा से पहले हुकूमत ने महकमा बिजली की जायज़ा मीटिंग की और महकमा बिजली की तैयारियों का जायज़ा लिया कि मौसम सरमा आने वाला है, उससे पहले लोगों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, उस हवाले से क्या तैयारियां हैं उसका जायज़ा लिया गया। और मीटिंग में ये फैसला हुआ कि 500 मेगावाट इजाफी बिजली हासिल कर ली जाएगी। और साथ ही साथ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बिजली कटौती शेड्यूल की ज़ाती तौर पर निगरानी करेंगे। उन्होंने ये साफ किया कि वो खुद इसकी निगरानी करेंगे और हिदायत दी महकमे को कि वो बिजली कटौती शेड्यूल पर सख्ती से अमल दरामद करे। आपको बता दें कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को ऐलान करदा बिजली की कटौती के शेड्यूल पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी और इस बात पर जोर देते हुए कि सर्दियों के महीनों में रोज़ाना की बुनियाद पर इसकी निफाज की वो ज़ाती तौर पर निगरानी करेंगे। वज़ीर आला ने यह रिमार्क जम्मू कश्मीर में सर्दियों के मौसम से कबल इसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए महकमा PDD की एक जामिया जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि एक बार कटौती के शेड्यूल का ऐलान होने के बाद हमें इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि इस पर सख्ती से अमल किया जाए। बसूरत दीगर उन्होंने कहा कि हमारी साख दाव पर लग जाएगी, हमें इस वक्त दस्तियाब वसाइल और मुस्तकिल करीब में क्या उम्मीद है, इस पर गौर करते हुए शेड्यूल का दोबारा जायजा लेने की ज़रूरत है। उन्हें शेड्यूल को हतमी शक्ल देने के बाद इसकी सख्ती से तामील की अहमियत का इआदा किया और कहा कि मैं ज़ाती तौर पर रोज़ाना की बुनियाद पर सूरत हाल की निगरानी करूँगा, ख़ास तौर पर जब मौसम सरमा शुरू हो रहा है। वज़ीर आला ने इस बात पर जोर दिया कि कटौतियों का शेड्यूल मुनसिफाना रहना चाहिए, सियासी या दीगर बैरूनी क़ुव्वतों के असर रसूख के बगैर इसमें कोई खलल होना चाहिए, बल्कि जो शेड्यूल एक बार तरतीब दिया जाए उस पर सख्ती से अमल दरामद होना चाहिए ताकि लोगों को मौसम सरमा के दौरान किसी किस्म की दिक्कत परेशानियों का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल, जब हम बात करते हैं महकमा बिजली की तो एक अहम जिम्मेदारी इस पर बनती है। जब जम्मू डिवीज़न की बात करेंगे तो गर्मियों में जम्मू में बिजली की फराहमी को यकीनी बनाना सरकार की अवलीन तरजीहात रहती है। और उसके साथ साथ जब विंटर का सीज़न यानी मौसम सरमा दस्तक दे रहा है वादी के अंदर, तो सरकार की तरजीह रहती है कि वो विंटर में लोगों को बिजली फराहम करने में कामयाब हो सके। और उसी बीच कल वज़ीर आला की सदारत में ये मीटिंग मुनक्कद हुई, जहां पर महकमा के कामकाज के हवाले से वज़ीर आला को तफसीली खाका भी पेश किया गया। वहीं पर हमारे ज़राए जो है वो बता रहे हैं कि वज़ीर आला ने मुख्तलिफ बातों पर नाराज़गी का इजहार भी किया है और ये बात तमाम अफसरान को कह दी कि एक बार महकमे की जानिब से जो शेड्यूल जारी किया जाएगा उसके बाद उस पर अमल करना, यानी ज़मीनी सतह पर उस शेड्यूल को अमलाना महकमे के लिए और सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ श्रीनगर से हमारे साथी इमरान नायकू मौजूद है। इमरान, पिछले 2-3 दिन से लगातार जब से सरकार वजूद में आई है, हमने देखा है मीटिंगों का सिलसिला जारी है और कल की मीटिंग से क्या ये लग रहा है कि सरकार के इरादे और ख़ासकर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के इरादे साफ है कि अब की बार वो रवायती सरकार नहीं चलानी है, बल्कि जो कुछ कहा है उसको ज़मीनी सतह पर अमलाना है? जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने आगाज में ही कहा कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत में कल पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की एक कम्प्रहेंसिव रिव्यू मीटिंग श्रीनगर में मुनक्किद की गई, जिसमें पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, एडवाइज़र उमर अब्दुल्ला के और दीगर जो आला अफसरान थे या कंसर्न हायर ऑफिशियल्स थे वो इस मीटिंग में थे और क्लियर कट डायरेक्शंस दी गई डिपार्टमेंट को कि जो भी तय किया जाएगा पावर कर्टेलमेंट शेड्यूल उस पर अमल दरामद होना चाहिए। और साथ ही उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि वो खुद इस पावर कर्टेलमेंट शेड्यूल की निगरानी करेंगे और उन्होंने ये भी कहा इस मीटिंग के दौरान कि जिस इलाके में पावर कर्टेलमेंट शेड्यूल को मौसर तरीके से अमलाया जाएगा तो उन्हें इनाम से भी नवाजा जाएगा। लेकिन कुल मिला के ये मसला नहीं है कि मीटिंग हुई, रिव्यू लिया गया, हिदायत दी गई,
अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाएंगे पिछले 4-5 सालों के दौरान, तो जब भी विंटर का आगाज होता है कश्मीर में, स्पेशली जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग मीटिंग्स ली गई, चाहे चीफ सेक्रेटरी की तरफ से, चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से, या फिर कमिश्नर सेक्रेटरी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से। तो उसी की अक्कासी या उसी कड़ी में आज उमर अब्दुल्ला, जो कुछ ही दिन पहले बतौर वज़ीर आला 6 साल के बाद जम्मू कश्मीर के मुंतखब हुए हैं, और ये जानते हुए कि एक भारी मैंडेट अवाम ने उनको दिया है, और ये एक नॉर्म्स के हिसाब से भी उनको मीटिंग लेनी थी, क्योंकि अब यहाँ पे जैसे आपने भी कहा कि विंटर की तो यहाँ पे दस्तखत हुई है, आगाज़ हो चुका है कश्मीर में, और सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पे डिमांड है विंटर में तो वो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की रहती है। और अगर सबसे ज़्यादा लोगों को किसी ने परेशान किया है, लोगों को हरासा किया है, लोगों की मुश्किलात में इजाफा किया है, तो यहाँ बिजली का बहरान है, और जिसकी वजह से शायद हमारे अल्फाज उसके लिए कम है, तो लोग इसको बेहतर जानते हैं और सरकार भी इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अब 6 साल के बाद एक अवामी हुकूमत यहाँ बन चुकी है, और जिस तरह से मैनिफेस्टो में भी उमर अब्दुल्ला साहब ने, उनकी पार्टी ने वादे किए हैं, लेकिन जो कल एक कंप्रेहेंसिव रिव्यू मीटिंग ली गई, और ये इस बात की अक्कासी करता है कि शायद सरकार ये समझती है, जिस तरह उमर अब्दुल्ला भी खुलकर बिल्कुल यहाँ की एलजी सरकार पर पिछले 5 सालों से काफ़ी तनकीद करते थे कि लोग बिजली बहरान से परेशान है, यहाँ पावर का या बिजली का फुकदान है। सो अब क्योंकि अब इन्हीं के हाथ में इस वक्त छड़ी भी है, तो यकीनी तौर पर अब चूंकि ये सिस्टम इन्हीं के हाथ में है, तो उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जिस तरह से इनको मैंडेट दिया है, शायद इस बार विंटर्स में लोग इमरान, इससे पहले भी जब हमने देखा मौसमी सरमा में लोगों को बिजली के हवाले से मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, लेकिन जब महकमे के पास महकमे से जवाब तलब किया जाता था, तो महकमे का ये कहना था कि चूंकि मौसमी सरमा में बिजली की ज़रूरत बढ़ जाती है और महकमे के पास उतनी बिजली है नहीं, तो क्या अब ये क्या मुमकिन है कि मौसमी सरमा में अब लोगों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़ेगा? देखिए ज़ोहर साहब, जैसे मैंने कहा कि पिछले 5 सालों की ज़्यादा दूर हम नहीं जाएंगे। 5 साल से मुसलसल यहाँ की जो मकामी गवर्नमेंट है, यहाँ की जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने विंटर के दौरान यहाँ रिव्यू मीटिंग्स ली और हिदायत दी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को कि विंटर में बिजली का कोई खलल ना हो, बिला खलल बिजली चले, और साथ साथ ये जो पावर कर्टेलमेंट शेड्यूल है उस पर अमल दरामद हो। लेकिन अब उसी की कड़ी में उमर अब्दुल्ला भी अब चूँकि वज़ीर आला है, तो उन्होंने भी रिव्यू मीटिंग ली है, और हालांकि उमर अब्दुल्ला जानते कि पिछले 4-5 साल के दौरान किस तरह से लोग परेशान हुए बिजली के बहरान से। तो अब उम्मीद जाहिर की जा रही है कि शायद इस बार जो बिजली का यहाँ पर बहरान रहता था विंटर्स में, खासकर जब हम कश्मीर की बात करते हैं, तो इस इलेक्टेड गवर्नमेंट से लोगों को किसी ना किसी किस्म की कोई राहत की सांस मिले, और ये शायद उम्मीद जाहिर की जा रही है। लेकिन कुल मिला के ये कि दावे अपनी जगह, आवाम ये समझती है कि सरकार कोई भी हो, यहाँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर यहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, लोगों को मुश्किलात ना हो, लोग फीस पे करते हैं। इमरान आखिर पर इस मीटिंग की अगर हम बात करेंगे, हमारे पास वसाइल भी हैं। बिल्कुल इमरान, अगर इस मीटिंग की बात करेंगे तो जहां पर बिजली की फराहमी को लेकर उमर अब्दुल्ला ने सख्त हिदायत दी, वहीं पर यह भी माना जा रहा है और जो हमारे जराए वो कह रहे हैं कि जब बात बिजली फीस की वसूली को लेकर हुई और बिजली फीस को लेकर हुई नॉन मीटर्ड इलाकों में, तो उमर अब्दुल्ला ने नाराजगी का भी इजहार किया है उस वक्त। इमरान, आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए इमरान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान नाइको हमारे साथ थे और उस मीटिंग पर बात कर रहे थे, क्योंकि तमाम तर नजरें जो लोगों की है, लगातार पिछले कई सालों से लोग मुश्किलात से दो चार है, और इन मुश्किलात का अजाला करने के लिए इस बार लोगों ने बढ़ चढ़ कर वोटिंग अमल में हिस्सा लिया और एक चुनी हुई सरकार जो है उसको असेंबली में भेजा। और अब जब सरकार मौजूद वजूद आई, तो सब लोगों की नज़रें हैं जो सरकार बनने से पहले मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में बातें कही थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से भी कुछ बातें कही गई थी, लेकिन अब तमाम तर नज़रें जो है सरकार पर है, किस तरीके से लोगों को बुनियादी सहूलियात जो है वो फराहम की जा सके। और उसमें सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो है वादी के अंदर यानी विंटर सीजन के दौरान बिजली का मामला है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि जम्मू सूबे के अंदर जब गर्मी का सीजन होता है तो यहाँ पर
बिजली का होना बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से वादी के अंदर विंटर में बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए सरकार को संजीदा होना चाहिए, और सरकार ने जिस तरीके से संजीदगी का मुजाहिरा किया और कल जो मीटिंग हुई है, उमर अब्दुल्ला ने बाज़ाब्ता तौर पर हिदायत जारी की है कि वो खुद भी उन चीज़ों को मॉनिटर करेगा। जब एक बार शेड्यूल महकमे की जानिब से जारी किया जाएगा, उसके बाद क्या उस शेड्यूल के मुताबिक लोगों को बिजली फराहम की जा रही है या नहीं, उस पर उनकी नज़र रहेगी। पावर के हवाले से बात हो रही थी, बिजली के हवाले से बात हो रही थी, लेकिन उसके साथ साथ जब हम जम्मू कश्मीर काबीना की बात कर रहे हैं और काबीना वजीर सतीश शर्मा की बात करते हैं, और उन्होंने कल ज़राए इब्लाग के साथ बात करते हुए मुख्तलिफ मामलात जो उनसे पूछे गए उनका अलग अलग जवाब देते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से जो अपने मैनिफेस्टो में बात रखी थी गैस सिलेंडर्स के हवाले से, राशन की फराहमी को लेकर अनकरीब लोगों को खुशखबरी दी जाएगी। और उसके साथ साथ जम्मू दरबार मुंह को लेकर, यानी जम्मू कश्मीर के दरबार मुंह को लेकर भी उन्होंने कहा कि सरकार के ज़ैर गौर है और अनकरीब ही हतमी फैसला इस पर भी सामने आएगा कि दरबार मुंह को दोबारा से बहाल किया जाए या नहीं। और राशन की जो फराहमी है, गैस सिलेंडर की बात सतीश शर्मा की जानिब से सामने आई। बिल्कुल, काबीना वज़ीर सतीश शर्मा का ये बड़ा बयान, उन्होंने कहा कि दरबार मुंह की बहाली को लेकर सरकार संजीदा है, और साथ ही साथ कहा कि दरबार मुंह की जो रिवायत थी वो ना होने से कहीं ना कहीं जम्मू के लोगों को या जम्मू के जो दुकानदार हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और उस वाले से उन्होंने कहा कि सरकार ने जो वादे किए थे लोगों से, उस वाले से संजीदा है और अब उनको अमलाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि दरबार मुंह की बहाली को के हवाले से बातचीत जारी है। साथ ही साथ जिसका उन्होंने राशन के हवाले से कहा कि राशन कोटा जो इस वक्त फ़िलहाल मिल रहा है लोगों को, उस कोटे को भी दुगना किया जाएगा, उस वाले से भी बातचीत जारी है। साथ साथ जो मैनिफेस्टो में गैस सिलेंडर की बात हुई थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों के सामने रखी थी कि गैस सिलेंडर अलाट किए जाएंगे ताकि लोगों को राहत पहुँचे, उस वाले से भी उन्होंने कहा कि चंद ही दिनों में या आने वाले दिनों में जो 12 गैस सिलेंडरों की अलाटमेंट जो है वो भी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, सतीश शर्मा ने क्या कुछ कहा, जरा उसकी साउंड बाइट हमारे पास है, वो अल्फाज आप तक पहुंचाएंगे कि सतीश शर्मा ने किन किन मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहा। उसके बाद हमारे साथ गेस्ट भी होंगे, उनसे भी बात करेंगे और उनकी भी राय जानने की कोशिश करेंगे। अभी कोई डिस्कशन नहीं हुआ, अभी तो हमने ओथ ली है कल, तो जब ऐसी कोई बात कुछ होगी तो स्टेटहुड तो हमारा एक मुद्दा है जनाब, हमारी स्टेट है यार, हमें वापस दे दो, कोई एहसान तो करना नहीं किसी ने। और मुझे लगता है बड़ा दिल करके दिल्ली सरकार, आई अश्योर यू दिस विल बी द वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड वंडरफुल गवर्नमेंट यू हैव एवर सीन, बिकॉज चीफ मिनिस्टर इज वेरी क्लियर। इतना बेहतरीन चीफ मिनिस्टर हाल फिलहाल में आपको ना मिलेगा ना मिला होगा, बिकॉज ही इज हिमसेल्फ वेरी क्लियर। उमर अब्दुल्ला मीन्स डेवलपमेंट, उमर अब्दुल्ला मीन्स डेवलपमेंट, उमर अब्दुल्ला मीन्स रिजल्ट्स, एग्जीक्यूशन। वो बहुत क्लियर आदमी है। तो मेरे जैसे इंडिपेंडेंट आदमी को जिसने बिना किसी कंसिडरेशन के कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, नहीं तो आपको पता नहीं है यहाँ पर अलग पार्टियों में कहीं रिवाज कुछ और है, मंत्री कौन बनते हैं कैसे बनते हैं, तो अच्छे महकमे दिए हैं। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ हम पूरी मेहनत 24 घंटे काम करेंगे, जो कमियां होंगी वो आपने हमारी मदद करनी है। आ फोर्थ पिलर लाइक अ फैमिली, लाइक अ टीम, हमने आपने अफसरों ने ये काम करना है और मुझे लगता है टीम हमेशा जीतती है। मैंने मीटिंग में भी बोला लाइक अ टीम, ये वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। तो एक खूबसूरत कश्मीर, खूबसूरत जम्मू और खूबसूरत हिंदुस्तान बनाने में हम अब सारे हमने एक दूसरे को तावन करना है, साथ देना है, और जो भी बात होगी जहाँ हमारी कमियां हैं वो भी हमें बताना, और अगर हम अच्छा काम करें, उमर साहब अच्छा काम करें, बिल्कुल हमने बिल्कुल जम्मू को जरूरत है। जम्मू का बिजनेस खत्म हो गया और बिल्कुल है, बिल्कुल वी आर वर्किंग ऑन इट। दूसरा मेरा जो डिपार्टमेंट है 12 सिलेंडर्स की बात होगी, और हमारा जो राशन हम डबल करने जा रहे हैं सर, मैं पूछना वो आपको खुशखबरी है। उमर साहब की इंस्ट्रक्शन है, जो मैनिफेस्टो में चीजें आप बात कर रहे थे, और दरबार मुंह को लेकर उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दरबार मुंह के ख़त्म होने से जम्मू काफ़ी मुतासिर हुआ और जम्मू में काम कर रहे ताजिर लोग जो है उन्हें काफ़ी नुकसान से दो चार भी होना पड़ा। हमारे साथ जम्मू से विमल गुप्ता जी है, जम्मू के जाने माने ताजिर है, और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे इस बारे में कि जो बातें हो रही है दरबार मुंह को लेकर कि क्या वाकई तौर
दरबार के ख़त्म होने से जम्मू मुतासिर हुआ, जम्मू के ताजर जो है वो मुतासिर हुए, या फिर ये एक कहावत है? लेकिन जब हम बात करते हैं दरबार की तो बहुत सारे हलकों से ये बात सामने आती है, न सिर्फ इससे ताजर बरादरी को फ़ायदा पहुंचता था, बिजनेस जम्मू और कश्मीर में बढ़ता था, बल्कि इससे दोनों रीजनों के बीच जो तलखियां हुआ करती थी वो इससे दूर होती थी और दोनों रीजन के कल्चर जो है उसको एक साथ जोड़ा भी जाता था और आपसी भाईचारे को आगे ले जाने में काफ़ी मदद मिलती थी। हालांकि सरकार को चंद करोड़ का खर्चा इस पर होता था, लेकिन उन चंद करोड़ की वजह से एक खासी तादाद जो है ताजरों की, उन्हें काफ़ी फ़ायदा भी पहुंचता था और दोनों रीजनों के लोगों के दरमियान जो दूरियां हैं वो कम भी होती थी। लेकिन इसी बीच जब दरबार सरकार नहीं बनी तो सरकार के सामने मुख्तलिफ हलकों से ये बात सामने आई कि जम्मू दरबार जो है उसको दोबारा से बहाल किया जाए, और कल काबीना वजीर सतीश शर्मा ने इन्हीं बातों का जवाब देते हुए कहा कि सरकार के सामने ये ज़ेर गौर है और इस पर हतमी फैसला अनकरीब आएगा। विमल गुप्ता जी, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या वाकई तौर दरबार के बंद होने से जम्मू के ताजर लोग जो है, बिजनेसमैन जो है, उन्हें नुकसान से दो चार होना पड़ा? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो एक प्रथा चल रही थी, एक भाईचारा भी चल रहा था हम लोगों के बीच। जब हम 6 महीने के लिए वहां जाते थे, वो 6 महीने के लिए जम्मू आते थे, एक आपस में टच रहने से एक प्यार मोहब्बत भी बना था। बिल्कुल। कारोबार का भी फर्क पड़ता है ऑटोमेटिकली, जब वो फैमिली आती हैं, कोई शॉपिंग होती है, वो भी फर्क पड़ा। और हमें तो बड़ी ये हैरानगी हो रही है कि बीजेपी वालों ने कोई भी इस मसले पे आवाज, एमएलए ने नहीं उठाई, किसी ने इस मसले पे आवाज नहीं उठाई कि जम्मू के साथ ये नहीं होना चाहिए। और ये आज का नहीं है, सैकड़ों साल से ये चल रहा था प्रथा, और इसमें आम आदमी को जो नुकसान ही हुआ है, फायदा नहीं हुआ। एक आपस में टच कम हुआ, एक भाईचारा कम हुआ, और जिस सबसे बड़ा जो लॉस हुआ कि वो व्यापार में। बिल्कुल। और ये जो गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि 200 करोड़ का खर्चा है, बिल्कुल, क्या इन्होंने सोचा कि जब वो फैमिलियां आती थी, बिजनेस बूस्ट होता था, तो हजारों करोड़ का तो इनको वो बेनिफिट मिलता था जीएसटी के अंदर। बिल्कुल। उसके ऊपर तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। सिर्फ दिल्ली से ऑर्डर आया कि दरबार बंद तो बंद। अब जब इसके अंदर के जो जम्मू वालों को, और मैं फिर कहूंगा श्रीनगर वालों को भी, मेरी फैमिली से कोई जाता था एम्प्लॉय, तो हम लोग भी खुशी खुशी, श्रीनगर हमारा रहने का जगह, घूमते फिरते, खाना पीना तो होता ही है ना, वो व्यापार उधर भी बढ़ता था। मगर इन लोगों ने ऐसा किया कि बिल्कुल अलग अलग कर दिया, जिससे आम व्यापारी, आम शहरी दुखी हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाली जो ये आई है जो सरकार, और इसके जो मैं देख रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, दूसरे चैनलों से, जो इनके अंदर कुछ करने की इच्छा शक्ति है, बिल्कुल उम्मीद करता हूं ये करेंगे। विमल जी, जिस तरीके से सरकार मैनिफेस्टो में था, बिल्कुल सरकार कह रही है कि दरबार को दोबारा से बहाल किया जा सकता है, लोगों से राय भी ली जा रही है। किस तरीके से आप इस फैसले को देखते हैं? अगर सरकार ने यह फैसला लिया कि दरबार दोबारा से उसी तरीके से चलेगा जिस तरीके से ये रिवायती तौर पर चलता आ रहा था। देखिए, इन्होंने जो मैनिफेस्टो में भी है इनके, और मुझे उम्मीद है कि उमर अब्दुल्ला साहब अभी जवान हैं और उनके अंदर काम करने की इच्छा शक्ति भी बहुत है, और वो काम करने पे विश्वास करते हैं। बिल्कुल। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो कहीं ना कहीं ये जो अपना मैनिफेस्टो की बात रखी हुई है उसे फुलफिल करेंगे, और जम्मू के लोगों को और श्रीनगर के लोगों को ये तोहफा होगा इनका, जो कि बीजेपी के आने के बाद इन्होंने जब ये तोड़ा है तो दरबार बंद किया है। और मैं तो हैरान हूं कि हमारे एमएलए, क्या जम्मू के, क्या जम्मू के मैक्सिमम व्यापारी हैं, वो व्यापार के कारोबार से ही आए हैं, व्यापारी थे, और किसी ने भी उस मुद्दे पे आवाज नहीं उठाई। बिल्कुल। और आज मैं फिर उम्मीद करूंगा कि आई है जो नई हुकूमत, पहले तो सबसे उनको मुबारकबाद है, वो जो कह रहे हैं मैं सुन रहा हूं, और उनके अंदर एक जो काम करने का जुनून है वो अच्छा दिखाई दे रहा है, और पॉजिटिव वेव्स हैं उसकी।
और उम्मीद करते हैं कि वो जितनी जल्दी होगा ये दरबार मूव का मसला। चलिए, बहुत शुक्रिया विमल गुप्ता हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, और बता रहे थे कि कहीं ना कहीं सरकार के इस फैसले की खैर मकदम करते हैं और चाहते हैं कि दरबार मूव बहाल किया जाए, ताकि जो वो आपसी भाईचारा था जम्मू और कश्मीर के बीच, लोगों के बीच, या जो कल्चर दोनों खितों के दरमियान वो बहाल हो जाए, और फिर जो ताजुर्ब की मुश्किलात थी, कहीं ना कहीं इनको उम्मीद है कि अगर दरबार वो बहाल होता है तो इनकी मुश्किलात भी दूर होंगी। नाज़रीन, सलाम जे के फिलहाल जारी है, खबरें और भी है, आपकी बात भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा तजारती वक्फा, वक्फे के बाद जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है प्रोग्राम सलाम जेके में। और सलाम जेके में हम बात कर रहे थे मुख्तलिफ मामलात जो कि नई सरकार के सामने आ, और एलजी इंतज़ामिया के दौरान जो काफ़ी सारे फैसले लिए गए हैं। अब नई सरकार जब वजूद में आई तो वो अपने तरीके से उन फैसलों को देख रही है, और लोगों से मशवरा लेने के बाद, स्टेक होल्डर से मशवरा करने के बाद इन फैसलों पर दोबारा से गौर कर रही है। और उसी बीच जहां पर हम बात कर रहे थे दरबार मूव की बहाली को लेकर, वहीं पर अगर हम बात करेंगे एकेडमिक सेशन को लेकर, तो ये भी काफ़ी चर्चा में है। और हाल ही में वज़ीर तालीम सकीना यतू ने उस पर बात करते हुए कहा कि तमाम स्टेक होल्डर से सलाह मशवरा किया जाएगा और उसके बाद ही सरकार की जानिब से हतमी फैसला इस पर लिया जाएगा कि क्या वाकई तौर पर इस फैसले पर को रिव्यू करने की ज़रूरत है या नहीं। लेकिन उस बीच जब हम बात करते हैं एकेडमिक सेशन की, तो मुख्तलिफ हलकों से सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर यही डिमांड की जा रही है, और मुख्तलिफ मेंबरान असम्बली और मेंबरान पार्लियामेंट जो है उन्होंने भी अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा कि सरकार को इस पर फैसला लेना चाहिए। और जो एलजी इंतज़ामिया ने ये एकेडमिक सेशन चेंज किया था, उससे तालिब इल्मों और वालिदैन को काफ़ी मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है, और इस नई सरकार को इससे दोबारा रिव्यू करके उसी तरीके से एकेडमिक सेशन वादी के अंदर चलाना चाहिए जिस तरीके से पहले चलता था। और जब वज़ीर तालीम की बात करते हैं तो उनकी बातों से भी यही साफ लग रहा था कि कहीं ना कहीं सरकार के ज़ैर गौर ये चीज़ें हैं, और सरकार इन पर गौर कर रही है कि किस तरीके से अब दोबारा से इस एकेडमिक सेशन को लाया जाए, और किस तरीके से वालिदैन के अंदर जो तशवीश पाई जा रही थी, तलबा को जो परेशानियां उठानी पड़ रही थी, उनको किस तरीके से दूर किया जा सके। इस पर हमारे साथ मेहमान भी रहेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, और माहिर तालीम जो है, तालीम से जो वाबस्ता है, या वालिदैन जो है, तलबा जो है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो किस तरीके से चाहते हैं और सरकार से क्या चाहते हैं। जो ये फैसला एलजी इंतज़ामिया की जानिब से लिया गया है उस पर उनकी क्या राय है। लेकिन इस बीच हम अपने तमाम व्यूअर्स को कहेंगे 9:30 जब हमारी फ़ोन लाइन ऑन होगी तो आज ज़्यादातर इसी बात पर अपनी राय रखें कि क्या एकेडमिक सेशन को बदलना चाहिए, दोबारा उसी पटरी पर लाना चाहिए या नहीं। आप भी अपनी राय रख सकते हैं ताकि हमारे ज़रिए से इंतज़ामिया तक, नई सरकार तक ये बात पहुँचे और सरकार को फैसला लेने में आसानी होगी। बात काबीना फैसलों की भी हो रही है और सरकार के सामने मुख्तलिफ चैलेंजेस की भी हो रही है, और आहिस्ता आहिस्ता सरकार हर चैलेंज से निपटने के लिए आगे आ रही है और हतमी फैसला लेने के लिए भी सरकार गौर कर रही है।
बिल्कुल, इस हवाले से वज़ीर तालीम से भी जब ये सवाल पूछा गया तो उनने भी कहा था कि सेशन में इस हवाले से गौर खोज चल रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस हवाले से जायज़ा मीटिंग भी उन्होंने कहा कि ली जाएगी, साथ साथ पब्लिक डोमेन में भी ये बात रखी जाएगी और उसके बाद तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत होगी, उनसे मशवरा लिया जाएगा और उसके बाद ही इस पर हतमी फैसला होगा। इस पर मजीद बातचीत करेंगे। बिल्कुल, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर GN वार साहब इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ मौजूद है। वार साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। और जब बात हो रही है एकेडमिक सेशन की, तो सरकार बनने के साथ ही जब मीडिया से वजीर तालीम सकीना यतू ने बात की तो उन्होंने एक बात साफ कर दी कि स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं उनसे बात की जाएगी, उनसे सलाह मशवरा लिया जाएगा और उसके बाद ही हतमी फैसला सरकार की जानिब से लिया जाएगा। आप बराह रास्त तालीम से वाबस्ता है और इस शोबे को आप काफ़ी करीब से देख रहे हैं। स्कूलों के अंदर तलबा को ये एकेडमिक सेशन चेंज करने के बाद क्या कुछ मुश्किलात है, वालिदैन को क्या कुछ परेशानियां हैं, ज़रा तफसीलन आप इस पर बात कीजिए ताकि व्यूअर्स जो है उनको भी इस बात का इल्म हो कि वाकई तौर पर जब ये एकेडमिक सेशन चेंज हुआ तो उससे क्या क्या दिक्कतें इदारों को पेश आई, तलबा को पेश आई, वालिदैन को पेश आई और सरकार के लिए भी एक राह हमवार होगी आपकी बात से कि क्या वाकई तौर पर उन्हें फैसला लेना चाहिए या अभी इस पर गौर ही करना ज़रूरी है। शुक्रिया आपका इस अहम इशू पर बात करने के लिए। हम सरकार के ऑनरेबल मिनिस्टर के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट का पहले ही कॉग्निजेंस लिया है और ख़ुद कहा है कि पब्लिक डिमांड भी यही है। अलबत्ता क्योंकि मिनिस्टर साहिबा नई हैं और लिहाजा जो स्कूल की प्रोसेस है, एग्जामिनेशन का प्रोसेस है, उतनी इंफॉर्मेशन शायद उनके पास अभी नहीं होगी। हम उस सिलसिले में ये चाहेंगे कि जब ये फैसला लिया गया उस वक्त किसी भी स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, किसी भी एविडेंस को, डेटा को या किसी भी फैसले को सामने नहीं लिया गया। वो एक ड्राइंग रूम फैसला था जिससे बिल्कुल पास हो गया, बल्कि उससे बच्चे भी एक ज़हनी जो है वो बिल्कुल जी, तो वो ज़हनी खूब काफ़ी बच्चों की जो उसमें साइकोलॉजिकली भी बिल्कुल दोबारा से आप से जुड़ने की कोशिश करेंगे। GN वार साहब हमारे साथ बात कर रहे थे और पहले ही उन्होंने शुक्रिया किया कि हमारे जो मुतालबात है सरकार ने ज़ेर गौर लाए और जो वज़ीर तालीम सकीना यतू साहिबा है उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया और उन्होंने ये बात भी कही जब LG इंतज़ामिया ने ये एकेडमिक सेशन चेंज किया था उस टाइम किसी भी स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया और बंद कमरे में ये फैसला लिया गया था। वार साहब, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। इस सेशन में पॉसिबल नहीं है, अगले सेशन से ये चेंज होगा, वापस एकेडमिक कैलेंडर अक्टूबर-नवंबर की तरफ होगा। लेकिन हम यहाँ कहना चाहेंगे कि क्योंकि इस बारे में थोड़ा हम सरकार से बात करना चाहेंगे, अगर वो हमें ऑन बोर्ड लेते हैं तो इसका सोल्यूशन है, कोई एकेडमिक लॉस नहीं होगा, कोई 6 महीने का लॉस नहीं होगा। ऑलरेडी NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन वोग है। हमें चूंकि 10th का एग्जाम वो बोर्ड की अब जिम्मेदारी नहीं है, वो स्कूल की लेवल पे ही उसकी असेसमेंट हो सकती है। अगर हमें सकती है तो हम नवंबर-दिसंबर में सेशन को कंप्लीट करेंगे। उस स्कूल लेवल पे बच्चों की 9th से लेकर 11th तक उनकी असेसमेंट होगी, क्योंकि ऑलरेडी सिलेबस हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल 12th का एग्जाम बोर्ड की जिम्मेदारी है जो मार्च-अप्रैल में लिया जा सकता है। इस तरह से सेशन आज भी किसी साल चेंज हो सकता है, किसी एकेडमिक लॉस से बिना किसी टाइम लॉस से। हम ये मशवरा सरकार के सामने रखेंगे, शायद क्योंकि जो ऑफिसर्स हैं शायद वो या तो उनकी नोट में ये चीज नहीं है या उन्होंने इस पर ग्राउंड वर्क नहीं किया है। ये एक मिसनामर है, ये एक बिल्कुल गलत फहमी है कि अगर इस बार सेशन चेंज होगा तो 6 महीने ज़ाया होंगे। बिल्कुल ज़ाया नहीं होंगे अगर हमें ऑन बोर्ड लिया जाता है, क्योंकि हमें मालूम है स्कूलिंग का प्रोसेस, एग्जामिनेशन का प्रोसेस और NEP के तनाजुर में ये वैसे भी बोर्ड चाहे वो CBSE हो, JK बोर्ड हो या ICSE हो, जो भी बोर्ड हो,
उनकी जिम्मेदारी सिर्फ 12th का एग्जाम है, 10th का उनकी जिम्मेदारी नहीं है। वो हम आराम से, चाहे सरकारी स्कूल हो प्राइवेट स्कूल हो, वो हम आराम से नवंबर दिसंबर में वो असेसमेंट, वो इवेल्युएशन कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरह से इसी साल से चेंज होगा, ताकि जो बच्चों का काफी नुकसान हो रहा था एकेडमिक और न इतना ही, बल्कि सवाल यह है कि हर एक जानता है कि वैकेशन हमेशा एग्जाम के बाद ही होती हैं, और उसके बाद बच्चों को टाइम मिलता है, वो एक तो माइंड मेकअप कर लेते हैं, उसके साथ साथ थोड़ा लंच भी कर लेते हैं, दूसरे सेशन की तैयारी करते हैं। क्योंकि यहाँ ये बदलिश थी कि हमारे बच्चों को, छोटे बच्चों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेवंथ को, उनको नवंबर में के बावजूद भी एग्जाम की तलवार उनके सरों पे लटकती थी, मार तक, ये कितना जुल्म था, कितनी नाइंसाफी थी दुनिया के किसी भी। बिल्कुल वार साहब, जो आप बता रहे थे कि कहीं ना कहीं तालिब इल्मों को इससे प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अब सरकार चूंकि इस वाले से काम कर रही है और जिस तरह से कहा गया था कि स्टेक होल्डर से बात की जाएगी, तो चूंकि आप भी तालीम से वाबस्ता है, तो क्या इस वाले से आपके एसोसिएशन से या आपसे कोई राब्ता हुआ है या आपसे कोई राय ली गई हो इस वाले से? देखिए, अभी तक सरकार ने हमें इस सिलसिले में ऑन बोर्ड नहीं दिया, क्योंकि मिनिस्टर साहिबा ने मीटिंग ली है अपने डिपार्टमेंट की, लेकिन हमें उम्मीद है कि सरकार बुलाएगी, और इस वक्त हमें सरकार बुलाएगी, हमारे पास पूरा सोल्यूशन है। ये जो कहा जा रहा है कि अगले साल हमें ऐसा लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है। बिल्कुल आज ही से साथ आराम से हो सकता है, वैलिडेशन जो है, असेसमेंट जो है, वो हम स्कूल लेवल पे करेंगे। वार साहब, शायद आपने एक बात बहुत सही कही जो सरकार के लिए काफी फायदेमंद भी होगी, कि शायद सरकार के सामने ये खदशा था कि अगर इस वक्त फैसला लिया जाए तो तलबा का सेशन जो है वो ज़ाया ना हो या उन्हें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अब आपने बात क्लियर की, क्या इसके बाद आपको उम्मीद है कि सरकार को आप फैसला लेना चाहिए, जब तमाम स्टेक होल्डर्स की जानिब से, पेरेंट्स की जानिब से, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से ये बातें कही जा रही है कि हम बिल्कुल तैयार हैं, कोई भी मुश्किलात तलबा को नहीं होगी, सरकार को आप फैसला लेना चाहिए, जो खदशात हैं वो भी दूर होंगे और जो तलबा है उनके अंदर जो तजब्जुब है वो भी दूर होगा? देखिए, चूंकि स्कूलों के प्रोसेस, एग्जामिनेशन का प्रोसेस, ये चूंकि लेमैन लोग या आम लोग इसको नहीं जानते हैं, क्योंकि हम इसमें इन्वॉल्व हैं। 50% से ज्यादा बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, लिहाजा हमें ये प्रोसेस अच्छी तरह मालूम है। सरकार के पास या तो उनके पास फीडबैक नहीं था, या अभी जहाँ नहीं हुआ है, या क्योंकि डिपार्टमेंट है, लेकिन हमें बहरहाल गवर्नमेंट को इसके लिए कंग्रेचुलेट करना चाहिए कि उन्होंने अपनी दिल दिखाई, दिमाग के काम दिखाया कि नहीं, दे डू बॉदर, दे डू कंसिडर। इस ताल्लुक से हम किसी बाकायदा नहीं देंगे, बल्कि अमलन एग्जीक्यूट करके भी सरकार को इसमें मदद करेंगे। बिल्कुल, अमलन हैसल फ्री, उन्हें स्मूथ वे ये एग्जीक्यूट भी हो। इसी साल से चेंज हो सकता है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमारे साथ बने रहने के लिए। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर GN वार साहब बात कर रहे थे और उन्होंने अपनी तरफ से, यानी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से इस बात को क्लियर किया है कि अगर सरकार आज भी एकेडमिक सेशन को चेंज करने का फैसला लेती है तो वो पूरी तरह से तैयार है और तलबा को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बात हो रही है जम्मू कश्मीर में नई सरकार की और उसके साथ साथ असेंबली के कामकाज की, और जब जम्मू कश्मीर की बात हो रही है और असेंबली की बात हो रही है, तो जब कामकाज लोगों के मुश्किलात का अजाला करने के लिए काबीना को फैसले लेने हैं, सरकार को संजीदगी का मुजाहरा करना है, वहीं पर जो नए मेंबरान असेंबली कामयाब होकर असेंबली में आए हैं तो उनके लिए तमाम तर सहूलियात सरकार की अवलीन तरजीहात है, सरकार की जिम्मेदारी है, ताकि वो अपने काम को बखूबी अंजाम दे सके। इस हवाले से सरकार का एक और फैसला हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, इस वाले से जो नवमुंतखब अराकीन हैं उनको लग्जरिया गाड़ियाँ फराम की जाएंगी। इस वाले से जो फंड्स हैं उनको मंजूरी दी गई है और हुकूमत ने 90 SUVs खरीदने का हुक्म जारी किया है। और इस वाले से महकमा मोटर गैरेज के मुताबिक स्कॉर्पियो गाड़ी खरीदने के लिए सरकारी खजाने से 14 करोड़ 85 लाख रुपए निकाले जाएंगे।
ये ऐलान नवमंतखब अरकान असम्बली की जानिब से श्रीनगर के असम्बली में अबूरी स्पीकर के सामने हलफ उठाए जाने के बाद लिया गया है। महकमा मोटर गैरेजेस जो वज़रा और सरकारी हुकाम को गाड़ियाँ फराम करने का जिम्मेदार है, इन गाड़ियों की खरीदारी की निगरानी उनको सौंपी गई है। गाड़ियों की खरीदारी के लिए सरकारी ई मार्केट पैलेस पोर्टल और जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 के तहत तमाम ज़रूरी ई टेंडरिंग और दीगर रस्मी कार्रवाइयाँ मुकम्मल की जाएंगी। महकमा को हुक्म दिया गया है कि मार्च 2025 तक तमाम मालियाती दस्तावेज़, खरीदारी के सर्टिफिकेट्स और हिसाब किताब को मुकम्मल किया जाए और ये फ़ंड सिर्फ गाड़ियों की खरीदारी के लिए इस्तेमाल हो। कोई नया पोस्ट ड्राइवरों के लिए फ़िलहाल नहीं बनाया जाएगा क्योंकि महकमे के पास मौजूदा अमला काफ़ी है। महकमा मोटर गैरेज के मुताबिक नई स्कॉर्पियो गाड़ियाँ बुलेट प्रूफ नहीं होंगी जैसा कि पहले हुआ करता था, बल्कि सादिया गाड़ियाँ होंगी क्योंकि पिछली गाड़ियाँ अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी है। माजी में अरकान असम्बली को बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से फराम की जाती थी, लेकिन अब ये जिम्मेदारी महकमा मोटर गैरेज को सौंपी गई है। जम्मू कश्मीर के महकमा ट्रांसपोर्ट ने नई पॉलिसी बनाई है जिसके तहत वज़रा को 15 लाख रुपये तक की सेडान या SUV गाड़ियाँ फराम की जाएगी और इस वाले से अब फंड्स को भी मंजूरी दी गई है और करीबन 15 करोड़ रुपये इस वाले से जारी किए गए हैं ताकि जो नए अरकान असम्बली है उनके लिए नई लग्जरिया गाड़ी या स्कॉर्पियो गाड़ी खरीदी जा सके। बिल्कुल, असम्बली के कामकाज को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए और गुड गवर्नेंस के लिए ये ज़रूरी चीज़ है कि मेंबरान असम्बली जो है उनको तमाम तर सहूलियात दी जाए ताकि लोगों के मसले और मसाइल जो है वो अच्छी तरीके से उनको सरकार तक पहुंचाने में कामयाब हो सके और उसके बाद सरकार से वो मसले जो है हल कराने में भी कामयाब हो सकेगा। तो सरकार ने यह फैसला लिया है कि मेंबरान असम्बली के लिए नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी, लेकिन उसके साथ साथ सरकार के और भी फैसले हैं। आपको याद होगा कि हाल ही में कश्तवाड़ में एक सानिया पेश आया जिसमें एक बस्ती ही जलकर खाकिस्तर हो गई है और सरकार ने अब इन मुतासरा अयालों के लिए इमदाद का ऐलान भी कर दिया है। आपको बता दें कि कुल मिलाकर 1 करोड़ 70 लाख रुपए को मंजूरी दी गई है और ये जो पैसा है या इमदाद है ये इन लोगों में तकसीम की जाएगी। हर एक मुतासिर को इस वाले से करीबन 2 लाख रुपए दी जाएंगी और वाकई में तकरीबन 68 रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा था। साथ ही साथ इस वाले से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की हुकूमत ने ज़िला किश्तवाड़ के इलाके मारवन के आग से मुतासरा अफराद के लिए माली इमदाद के तौर पर जम्मू कश्मीर रिलीफ फंड से 1 करोड़ 70 लाख रुपए को मंजूरी दे दी गई है। आपको याद होगा कि बड़े पैमाने पर यह आग वहाँ पे लगी थी, पूरा इलाका तबाह हुआ था जिसमें तकरीबन 68 रिहायशी मकान, 55 गाँव खाने, 7 दुकान और एक मस्जिद को इसमें नुकसान पहुँचा था। और इस हवाले से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गुज़िश्ता हफ्ते वहाँ खुद ज़ाती उन्होंने उस इलाके का दौरा भी किया था और फ़िलहाल अब उनके लिए इमदाद का ऐलान किया गया है। करीबन 14 अक्टूबर को यह वाक़ा पेश आया था जब वहाँ पे एक भयानक आग लगी थी जिसमें पूरा इलाका खाकस्तर हुआ था और अब इन लोगों की बाज़ाबात के कारी के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। एक तरफ से जहाँ आम लोगों ने भी मुतासरा अफराद को मदद की है, वहीं अब हुकूमत ने भी उनके लिए माली इमदाद का ऐलान किया है और फ़िलहाल जो मुतासरा अफराद हैं और या मुतासरा कुंबे हैं उनमें 2-2 लाख रुपए तकसीम की जाएगी। बिल्कुल, कश्तवाड़ की जब हम बात करेंगे, जब ये सानिया पेश आया और उसके बाद मुख्तलिफ मजहबी और समाजी तंजीमों की जानिब से खुलकर सामने आकर रिलीफ का इंतज़ाम किया और यहाँ तक जब हम कश्तवाड़ की बात करते हैं तो एक NGO अबाबिल के नाम से यहाँ पर काम करती है और बहुत सारे काम, भलाई काम भी वो कर रही है और उसके साथ साथ इतना जम्मू कश्मीर के अंदर ये एक ख़ास बात है, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जब भी कोई बड़ा सानिया यहाँ पर पेश आता है तो लोग बढ़ चढ़ कर उसमें खुलकर सामने आते हैं और मुतासरा लोगों की मदद करने को एक होकर सब लोग जुट जाते हैं। और उसी तरीके से जब कश्तवाड़ के अंदर ये सानिया पेश आया तो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर समाजी और मजहबी तंजीमों के साथ साथ आम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रिलीफ भेजना शुरू कर दिया और अबाबिल तंजीम के जिम्मेदार इस बात पर मजबूर हो गए, वो सोशल मीडिया पर आए और उन्होंने कहा कि रिलीफ बहुत हद तक यहाँ पहुँच चुकी है। अब लोगों को चाहिए कि रिहायशी मकाना तामीर करने के हवाले से जिस मटीरियल की ज़रूरत होती है अब उसका बंदोबस्त किया जाए। लेकिन एक तरफ से जहाँ समाजी
तंजीमों की जानिब से या मजहबी तंजीमों की जानिब से अपना हक अदा किया गया है, वहीं पर सरकार की भी जिम्मेदारी रहती है जब ऐसे वाक़े पेश आए तो इसमें लोगों के साथ चलना और लोगों को हर मुमकिन मदद पहुंचाना, ये सरकार की एक जिम्मेदारी होती है और सरकार ने उसी जिम्मेदारी को निभाते हुए, आपको याद होगा जब वजीर आला उमर अब्दुल्ला खुद वहां पर गए तो उन्होंने कहा कि उसकी दिली ख्वाहिश है इन लोगों के लिए कंक्रीट मकान और बाथरूम तामीर किए जाए, ना कि टेंटों में उनको रखा जा सके। चलिए, बात किश्तवाड़ की हो रही थी, रिलीफ की हो रही थी। शुमाली कश्मीर कुपवारा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कुपवारा के हायहमा इलाके में आग की भयानक वारदात सामने आई है, जिसके नतीजे में 4 रिहायशी मकान समेत 3 गाँव खाकस्तर हुए। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं शुमाली कश्मीर के कुपवारा से, जहां पे कुपवारा के हायहमा इलाके में आग की भयानक वारदात सामने आई है, जिसके नतीजे में 4 रिहायशी मकान, 3 गाँव इसमें मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हुए हैं और आग पर काबू पाने के हवाले से जो कोशिश है वो जारी है। आपको बता दें कि बटपुरा हायहमा में ये आग नमूदार हुई, जिसने देखती 4 रिहायशी मकानों को अपनी लपेट में ले लिया है। साथ ही साथ जो आसपास के 3 गाँव हैं वो भी इसमें खाकस्तर हुए हैं। खबरें ये भी है कि 3 दुकान भी थे जो इस आग की जद में खाकस्तर हुए हैं। ताहम बाद में फायर एंड इमरजेंसी के एहलकार और बाकी मुकामी लोग या रजाकार तंजीमों की जानिब से आग पर काबू पाने के हवाले से कोशिश जो है वो जारी है और करीबन 5 फायर टेंडर्स मौके पर पहुंची है, जिनमें पायरपोरा की फायर स्टेशन, कुपवारा, त्रेहगाम, द्रगमुल्ला और टिकीपोरा की भी बताई जा रही है कि इन इलाकों से फायर टेंडर्स को यहाँ पर बुलाया गया है और आग पर काबू पाने के हवाले से बिल्कुल कुपवारा से जब हायहमा की बटपुरा हायहमा की बात करते हैं तो वादी के अंदर जब मौसम खज़ां आता है तो ये वाक़े जो है इनमें इजाफा देखने को भी मिलता है और मुतल्लिका महकमे की जानिब से पहले ही लोगों को ये इंतबा किया गया था कि खुश्क मौसम की वजह से आग की वारदात जो है मुख्तलिफ इलाकों से सामने आ रही है तो लोग एहतियात बरते। लेकिन बटपुरा हायहमा में पेश आया वाक़ा, इस पर मज़ीद तफसीलात फराहम करने के लिए साहिल शमीम कुपवारा से हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, बल्कि बटपुरा हायहमा से बराह रास्त वो इस वक्त मौजूद है। साहिल, क्या कुछ ताज़ा तरीन तफसीलात इस वक्त आपके पास है और मुकामी लोगों का क्या मानना है, किस तरीके से ये वारदात पेश आई? जी अमीन, मैं बता दूं आपको कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ बारमटारी बटपुरा हायहमा में। यहाँ पर जो है दौरान शब एक आग नमूदार इसमें जो है तकरीबन 5 से 6 दो मकान जो है वो जलकर खाकस्तर हुए हैं और साथ एक 3 से 4 काउंटर जो है वो भी जल गए हैं और साथ ही 3 दुकानें जो है जहाँ पर जो लोकल दुकानें थी वो जो है जलकर खाकस्तर हुई है। मानना है कि शायद शॉर्ट से हुआ है, लेकिन अभी जो है तहकीकात है, लेकिन ये अभी साफ नहीं हुआ है कि आग जो है यहाँ पर नमूदार हो गया। मुकामी लोगों के साथ साथ यहाँ पर यहाँ के लोकल फौज और पुलिस और फायर सर्विस अमला ने जो है आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन ताहम जो है यहाँ पर बहुत सारा नुकसान देखने को मिल रहा है, क्योंकि तकरीबन 6 मकान जो दो मंजिला मकानात है वो जो है जलकर खाकस्तर हुए। बिल्कुल हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये आग जो नमूदार हुई है कैसे हुई और क्या हुआ है। जी, आप अपना नाम बताइए और क्या कैसे ये हुआ, ये आग कैसे नमूदार? मेरा नाम आकम दिन है जनाब। यहाँ रात के 11 बजे आग नमूदार हुई और हम सो रहे थे, अचानक आग निकल गई। फिर दौड़ कर आए तो कुछ भी नहीं कर सके, कुछ भी नहीं कर सके। फायर सर्विस को बहुत टाइम लग गया, फायर सर्विस खिड़की पहुंची, बहुत आग ने लिपेट लिया। बहुत मेहरबानी हुई फायर सर्विस वालों की कि वो पहुंच के बाकी इलाका बच गया, वरना तो इलाका पूरा खाकस्तर हो गया था जलकर। कितने बजे ये आग नमूदार हुई? तकरीबन 11:30 बजे 11:30 बजे आग। पता चला ये कैसे लग गया, क्या हुआ? अभी कुछ पता नहीं लगता, मेरे अंदाजे में ये दूसरा शॉट भी है इसमें। की तरफ से कोई आया था यहाँ पर? बस फायर सर्विस आई और कुछ नहीं आया अभी तक, अभी तक कोई नहीं आया, फायर सर्विस आई। जी अमीन जी, चूंकि बड़े पैमाने पर वहाँ पे नुकसान हुआ है, 3 गाँव खाने भी है, 4 रिहायशी मकानात भी है, दुकानात भी इसमें आ गए हैं, तो गाँव खाने भी इसमें जो है खाकस्तर हुए। तो क्या किसी किस्म का जानी नुकसान या जो जानवर इन गाँव खाने में थे क्या उनको बचा लिया गया है, या जो लोग इन रिहायशी मकानों में थे क्या उनको सही सलामत बाहर निकाला गया है?
जी बिल्कुल ज़ोर, अगर हम बात करेंगे जिस तरह से इन लोगों ने मेहनत की है, क्योंकि 11:30 बजे का वक्त था, लोग जो है घरों से बाहर आए, जितने भी यहाँ पर माल मवेशी है उनको जो है बाहर पहले से ही निकाला गया था, लेकिन घर में जो साजो सामान है, खासकर जो विंटर का सीजन अब आने वाला है, जिस तरह से यहाँ पर लोग जो है पहले से ही जो है विंटर के लिए यहाँ पर अपना साजो सामान जो है वो जमा करके रखते हैं, लेकिन वो जो है सब कुछ जलकर खाकस्तर हुआ है। लोगों के पास कुछ नहीं बचा है, लेकिन जो माल मवेशी है वो तो बच गया है, इंसानी जाने जो है वो बच गई है। लेकिन वक्त पर जिस तरह से यहाँ पर मुकामी लोगों का ये मानना है कि फायर सर्विस अमले के साथ साथ यहाँ के जम्मू कश्मीर पुलिस या फौज की अगर हम बात करेंगे, वो यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर जितने भी माल मवेशी है उनको बचा लिया गया है। लेकिन इंसानों की अगर हम बात करेंगे उनको बचा लिया गया है, लेकिन जो भी साजो सामान था तकरीबन करोड़ों रुपए। चलिए शमीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बटपुरा हियामा कुपवारा में ये आग की वारदात दौरान शब पेश आई और काफ़ी नुकसान यहाँ पर हुआ है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, मुतल्लिका महकमे की जानिब से मौसम खजान के पेश नज़र लोगों से पहले ही ये बात कही गई है कि वो एहतियात से काम लें ताकि इन हादसात में कमी हो सके। कुदरत के हाथ में सब चीज़ें हैं, लेकिन इसके साथ साथ इंसान के बस की ये बात है, एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ हम अपने व्यूअर्स को बताएंगे कि हमारी फ़ोन कॉल जो है वो वक्त शुरू हो चुका है। आप अपनी बात रख सकते हैं कॉल करके हमारे स्टूडियो में, ताकि आप अपने इलाके के मसाइल भी उजागर कर सकते हैं। लेकिन इस बीच जब तक कोई फ़ोन कॉल हमें मौसूल होती है, तब तक हम बात करेंगे मीवर यूनिवर्सिटी की। और मीवर यूनिवर्सिटी की जब हम बात करते कि हाल ही में वहाँ पर एक मामला पेश आया, उसके बाद यूनिवर्सिटी की जानिब से एक फ़ैसला लिया गया था और कई तलबा को, जो जम्मू कश्मीर के तलबा है, उनको वहाँ पर सस्पेंड भी किया गया था। लेकिन अब दोबारा से यूनिवर्सिटी की जानिब से एक और हुक्मनामा जारी किया गया। बिल्कुल, ये अहम खबर और अहम पेशरफ्त हुई है कि मेवाड़ यूनिवर्सिटी राजस्थान में, जहाँ कश्मीरी तलबा का मामला चल रहा था, क्योंकि करीबन 35 तलबा को मुअत्तल किया गया था। वो एहतिजाज कर रहे थे कि गैर मंजूर शुदा यहाँ पे नर्सिंग कोर्स है, उस वाले से वो 3 दिन तक लगातार एहतिजाज कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जो यूनिवर्सिटी के हुकाम ने 35 तलबा को अगरचे मुअत्तल किया था, लेकिन अब उन्हें बहाल कर दिया गया है। यानी यूनिवर्सिटी ने कश्मीरी तलबा की जो मुअत्तली है वो मनसूख कर दी है और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मनामा जो है वो जारी हुआ है, जिसमें ये जो तालिब इल्म थे इनको बहाल कर दिया गया और जो सस्पेंशन का ऑर्डर है, जो आप टेलीविज़न स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ये वापस लिया गया। इस हवाले से मेवाड़ यूनिवर्सिटी गंगरर चित्तौड़गढ़ जो है राजस्थान में, वहाँ से ये जो है इस वाले से बाज़ाब्ता तौर पर ऑर्डर निकला है, जिसमें कहा गया है कि जो कश्मीरी तलबा को मुअत्तल किया गया था, अब मुअत्तली के अहकामात या मुअत्तली का जो ऑर्डर है वो वापस लिया जा रहा है। चलिए, मेवाड़ यूनिवर्सिटी से ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे थे और उन 35 तलबा को राहत पहुंची है जिनके खिलाफ यूनिवर्सिटी ने कार्रवाई अमल में लाई थी और अब बाज़ाब्ता तौर पर यूनिवर्सिटी ने उस फैसले को मनसूख किया है और दोबारा से उनकी बहाली का जो हुक्मनामा है वो जारी हुआ है। उससे वालिदैन के अंदर जो तज़ब्ज़ुब और तशवीश पाई जा रही थी वो भी अब दूर हो चुकी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने अपने फ़ैसले पर नज़रसानी की है। लेकिन हम बात कर रहे थे मुख्तलिफ मामलात पर, जम्मू कश्मीर के अंदर जो मामलात है, और नई सरकार बनी है, नई सरकार के सामने भी ये सारे मामलात है, लोगों की नज़रें नई सरकार पर है। तो हमारे प्रोग्राम का एक हिस्सा जो है वो हमारे व्यूअर्स के नाम रहता है, कॉलर कॉल करके अपने अपने मसाइल जो है वो उजागर करते हैं। प्रोग्राम में लेते हैं पहला कॉलर। हेलो, अपना नाम बताइए और कहाँ से आप? पाल सिंह बोल रहा हूँ कठुआ से जी। हमारे यहाँ वार्ड नंबर 14 में एक पार्क है बाबा बंदा सिंह बहादुर के नाम पे जी। वो म्युनिसिपल काउंसिल ने बनाई है, अभी उसकी बहुत बुरा हाल है, सफाई नहीं है, स्ट्रीट लाइटें खराब हुई हैं, उसकी वाइट वॉश की जरूरत है जी जी। और बिल्कुल गंदा माहौल है। वहाँ बच्चे होते हैं, शाम को सीनियर सिटीजन सैर करने के लिए आते हैं, मगर डिपार्टमेंट कुछ नहीं सुन रहा है जी। हम कई बार सीओ म्युनिसिपल काउंसिल के पास भी गए, डीसी साहब के पास भी गए जी, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए और हमें उम्मीद है कि कठुआ के म्यूनसिपलिटी हुकाम जो है उन तक आपकी बात पहुंची होगी और जो पार्क की खस्ता हाली है या साफ सफाई को लेकर जो आपने मुतालबा किया है उस पर गौर किया जाए, ताकि पार्क जिस मकसद के लिए बनाई गई है वो मकसद भी पूरा हो और आम लोगों को भी राहत पहुंचे। एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। हेलो हेलो जी, कहाँ से आप? अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं नौशहरा से बोल रही हूँ। मैं एक पेरेंट हूँ। मैंने परसों से मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रही थी कॉल करने की, लेकिन नहीं हो रहा था। बिल्कुल।
जी मेरा यही है, जो अभी जो आपने इससे पहले भी बात हो रही थी सेशन चेंज करने पर। जी आप बात मुझे उसी हवाले से मुझे उसी हवाले से बात करनी हाँ आप अपनी बात रखिए। जी ये जो एक्चुअली ये जो सेशन है ये प्लीज मेहरबानी करके ये चेंज होना ही चाहिए, क्योंकि बच्चे तो स्टूडेंट पेरेंट्स भी इससे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए, बहुत ज्यादा। बिल्कुल ऐसे 6 महीने बच्चों के जाया हो जाते हैं, 6 महीने। चलिए आपका बहुत शुक्रिया कॉल। 2 महीने जाते हैं एग्जाम्स में। जी आपका बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, और ये बात सरकार तक पहुंचे। जी और दूसरा मेरा ये था, जो अब गवर्नमेंट ने ही ये चेंज हुआ है कि गवर्नमेंट स्कूल की बुक्स ही पढ़ी जाएगी प्राइवेट स्कूल में। जी लेकिन वो पढ़ाते हैं वहाँ पे, लेकिन फीस हमें देनी पड़ती है बिल्कुल जैसे हाई स्टैंडर्ड स्कूल्स में देनी पड़ती है फीस, जबकि पढ़ाते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल की बुक्स। उतना मतलब उसमें भी थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए कि इनकी फीस थोड़े से कम करनी चाहिए प्राइवेट स्कूल। चलिए आपका बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, और अपना जो मुतालबा है वो आपने रखा, और हमें उम्मीद है सरकार तक ये बात पहुंचेगी। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो जी, नाम बताइए अपना, कहां से? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर वालेकुम अस्सलाम, नाम बताइए कहां से? सौरा से। जी उमर साहब पावरस मुतलिक हजूरी वाला बेहतरीन ऑफिसर तम ऑन ड्यूटी जनाब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर बाकी अमल यह हाजिर यम वस नजर दिन लाइनन वाइनन कुन जाए मा पेन कह मा मेंटेनेंस बाकी जनरेशन अत जनाब ब्रोह ख्याल जनाब वंदे पे तार पेवान पे रेत वाद पावर गब गसान अत पे उमर साहब पूर सोचुन यह अफसर स्टेशन त्रित चलो तुहद सदा शुक्रिया कॉल करने बाबत। उम्मीद ये कत वो सरकार ताम। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से आप? माला खुशहाल सर दड़ीबल। जी जनाब अम ब्रो कर अर्ज ये कोच खस्ता हालत मज मगर कार्रवाई गसान कहें। बिल्कुल वनुक तान कहें कार्रवाई। गुलाम मोहम्मद मोगरिया कर अर्ज। तुहद सठा शुक्रिया कॉल, तुहद सठा शुक्रिया कॉल करने बाबत सनिस प्रोग्रामस मज। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अपना नाम बताइए, कहाँ से? हेलो जी, अपना नाम बताएं, कहाँ से आप? वालेकुम अस्सलाम। जनाब बहुत काकसर कर पर गुलाम अहमद। वन तो क्या मुतालबा? जनाब यमो सर यमो कोर शरियत ब्रोट सन यमो चौक पे वाटर बॉक्स लन अंदर वन छोट तुल ना यह सोरे ब्रोट कन नस्ब तुल कहें। बिल्कुल। चलिए बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और एक कॉलर दीजिएगा। हेलो जी, अपना नाम बताएं, कहां से? हेलो, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? हमारे व्यूअर्स से एक गुजारिश रही कि जब भी वो हमें कॉल मिलाएं या हमसे बात करना चाहे तो वो अपने टीवी सेट का वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल कम करके रखें या बंद करके रखें, ताकि उनकी आवाज़ जो है वो साफ तरीके से हमारे पास पहुंच जाए। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो जी, नाम बताएं, कहां से? मैं बशीर अहमद यहाँ श्रीनगर से। जी तो जी, बशीर साहब से हमारा राब्ता जो है मुनक़ता हो चुका है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ जी, मैं ये कहना चाह रहा था, जो ये भारत सरकार ने कैंसर की दवाई में वो टैक्स फ्री कर दिया है। जी श्रीनगर में क्या? जी, आपकी आवाज सही तरीके से। ये जो भारत सरकार ने कैंसर दवाई में टैक्स फ्री किया है जी, मैंने अभी 2 दिन पहले सौरा से कैंसर की दवाई ली है। उन लोगों ने कहा कि भाई कुछ नहीं हुआ है, ये बोलने वाली बात है। वहां पर एक अलीजान करके बड़ा उनकी दुकान है, अलीजान कॉम्प्लेक्स।
तो मैंने वहां से लिया, बोला नहीं जी कोई टैक्स फ्री वगैरह नहीं हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और जिस तरह से आप बता रही थी कि क्या वजह है कि टैक्स फ्री अगर कर दिया गया है दवाई को, तो फिर सरकार को इन्हीं चीज़ों पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये एक मोहल्लिक बीमारी है और ये वही लोग जानते हैं जो इस मोहल्लिक बीमारी में मुब्तला होते हैं और उसके पूरे ख़ानदान को किस तरीके से किन किन मसाइब का सामना करना पड़ रहा है। अल्लाह रहम करे इस बीमारी से, और जिनको ये बीमारी लगी है उन्हें शिफाई कामिल भी अता करे। लेकिन यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से? हेलो, अपना नाम बताएं। मेरा नाम है गुलजार अहमद। जी, अपना नाम बताएं, कहाँ से आप? चारों नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, 844881255876 और शुरुआत में 019135 लगा लीजिएगा, उसके बाद ही कॉल कीजिएगा। और जब आप बात करिएगा तो टीवी की आवाज़ को बंद कीजिएगा ताकि आपकी बात। एक और कॉलर ज़हूर हमारे साथ है। हेलो हेलो जी, नाम बताए, कहाँ से? मोहन किशन रैना। जी, मोहन किशन रैना, बंदरबाग जम्मू से। जी बताइए। हमें बड़ी प्रॉब्लम है पानी की। पहले भी मैंने एक बार आपके शिकायत की कि पानी हमें 8-10 दिन के बाद आता है। हम खाएंगे तो पानी आता है ना कुछ आता है। हम पानी लाते खरीद के, कितना पानी लाएंगे हम? कौन सा इलाका है? इलाके का नाम बताइएगा। शिकायत की आप लोगों से। हम गरीब हैं, हम कहाँ से लाएंगे पानी की गाड़ी? इलाका कौन सा है? हमने आप शिकायत की बंतलाब से, मतलब बंतलाब में रहते हैं हम। बंतलाब से। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। महकमा PHE को इस बात की तरफ ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि साफ पीने का साफ पानी जो है वो इंसान के लिए ज़रूरी है। बंतलाब के लोगों का अगर मुश्किलात का सामना है तो उस पर संजीदगी से काम लेना चाहिए। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो जी, अपना नाम बताएं, कहाँ से? हेलो, हाँ, अस्सलाम वालेकुम। असलम बोल रहा हूँ सर, किश्तवाड़ से। जी, असलम भाई बोलिए। मैं ये वार्ड 1 के बारे में बात करना चाहता हूँ शॉर्ट में। जी देखिए, कश्मीर का भी शुक्रगुजार हम, इधर जम्मू, चिनाब वैली, किश्तवाड़, हर जगह से जो मदद है, बहुत मदद पहुँची, हुकूमत ने भी की। लेकिन सर, एक चीज को आप हमारी तरफ से कम गवर्नमेंट तक पहुँचाइए, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अगर खुदा न खास्ता यही आग 2 महीने बाद लगती तो वो लोग तो मर जाते। कम से कम फायर हाइड्रेंट एक ये इमरजेंसी में एक मड़वा में, ये छोटी बात है हुकूमत के लिए। आज बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं, तो फायर ब्रिगेडर के ये एक वार्ड 1 में, एक मड़वा में अगर रखा जाए तो वही एक बचाव है उन लोगों का। बाकी सबका अपने जिस तरह इसका ये इसमें मदद की। बिल्कुल सही राय रखी आपने, क्योंकि अगर वहाँ पे फायर स्टेशन होता तो शायद जितना नुकसान हुआ उतना नुकसान नहीं होता। और मदद अगरचे हर तरफ से की जा रही है, लोगों को इसकी जरूरत महसूस होती है, तो सरकार को इस पर भी गौर करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर सानिया पेश आया और काफी नुकसान हुआ है, वहाँ के लोग अगर ये चाहते हैं तो इस पर गौर करना बहुत जरूरी है। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो वालेकुम अस्सलाम, अपना नाम बताए, कहाँ से? जी, मुश्ताक अहमद है, बोनियार, बारामूला बोनियार साल। जी रोड को सलामाबाद दशना तो वारिया का सफर करा PMG रोड जाती है बड़ा। बिल्कुल सर, रोड को वारिया टाइम सफर करा। चलो शुक्रिया तुहद कॉल करने बापत। इंतजामिया तुज कत वचम तो सड़क हूं मसल यह गि इंशाल्लाह अनकरीब हल। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो जी, अपना नाम बताए, कहाँ से? मैं हमदानी कॉलोनी बिमना से बोल रहा हूँ जी। सुरजीत सिंह मेरा नाम है जी। सर, ये हमारे पिछले साल यहाँ से ये एक नाला का आ रहा है ऊपर से गहरी कदल वगैरह से, वहाँ से उन्होंने बंद छंड दिए थे, सीमेंटेड किए थे, कंक्रीट किए थे उसमें से, मगर आधा ही रह गया, आधा ऐसे ही छोड़ दिया है इन्होंने। बिल्कुल। तो उसमें चूहों वगैरह ने बड़े बड़े ये सुराख कर दिए हैं। कहीं हो सकता है कहीं सैलाब का खतरा है, पानी का खतरा है। चलिए सुरजीत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये मामला उठाने के लिए, और हमें उम्मीद है कि ये मसला जो है सरकार की नोटिस में आया होगा और इस पर सरकार गौर करेगी और काम करेगी। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का सलाम जी के प्रोग्राम, जहां पर हमने देश दुनिया की खबरों पर थोड़ी सी नज़र और रोशनी डाली। वहीं पर जम्मू कश्मीर की असम्बली और जम्मू कश्मीर के काबीना के से लिए जाने वाले तमाम फैसलात पर भी बात की, और जो फैसले ज़ैर गौर है
सरकार के, जम्मू कश्मीर सरकार के, उन पर भी बात की, वालिदैन की राय ली और मुख्तलिफ लोगों की राय ली मुख्तलिफ फैसलों को लेकर। तो ये था आज का सलाम जे के प्रोग्राम। आप गुलिस्तान में देखते रहिए। मुझे साहिल अमीन और मेरे साथी ज़ोहर लुराइबी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।